नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ किरण। बांग्लादेश में कट्टरपंथ और आतंकी कनेक्शन को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ और उसी बीच एक विवादित मौलाना की गिरफ्तारी ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। नाम है मौलाना अताउर रहमान विक्रमपुरी। वही शख्स जिसका अतीत कट्टरपंथ और उग्र बयानबाजी से जुड़ा रहा है और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करने वाले मुसलमानों तक काफिर उनको कहता रहा है। इसी मौलाना को पुलिस ने भड़काऊ भाषण और नफरत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले अताउर रहमान ने फेसबुक लाइव पर आकर के नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के नेताओं के आतंक से लिंक होने का आरोप लगाया और कहा कि एनसीपी के नेता देश को अस्थिर करने की साजिश में शामिल हैं या नहीं। उनसे जमाते इस्लामी के नेताओं पर भी आतंकी संगठनों से संपर्क होने का दावा तक कर डाला। यानी एनसीपी के नेता हो या फिर जमाते इस्लामी के नेता हो, वो सब आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। उनके साथ उन्होंने एक गठबंधन सा कर रखा है। अब अताउर रहमान खुद भी विवादों में रहे। आपको बता दें, लोकतांत्रिक समर्थन जितने भी करने वाले मुसलमान हैं उनको अताउर रहमान जो है वो काफिर कहता है। अल-कायदा और तालिबान को वैध संगठन बता रहा है और 2021 में उसे बैन आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जेल में बंद भी रहा और एक बार फिर से उसकी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। अब ताजा मामले में देखिए, पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर के कासिमपुर सेंट्रल जेल भेज दिया है, जहां उस पर नास्तिकों और विपक्षियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप की जांच चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में 2026 के आम चुनाव से पहले एनसीपी और जमात के संभावित गठबंधन को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। क्या है बांग्लादेश का भविष्य? अब ये अधर में अटका हुआ है और यही सवाल अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार अब आगे क्या। और चलिए, हमारे साथ खास एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ चुका है, जिनसे हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की बांग्लादेश के भविष्य की कोशिश करेंगे, भारत पर क्या असर होगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट है, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों की जानकार है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कर्नल शिवदान जी, आपके पास आते हुए, ये जो एक बड़ा खुलासा किया गया, आतंकियों से साठगांठ होने की बात कही गई और उसकी तरफ से कही गई जो खुद कभी आतंकवादियों के साथ उसका जुड़ाव रहा और उस बार जेल तक जा चुका। अब ऐसे में एक कहते हैं ना कि एक अपराधी दूसरे अपराधी को बखूबी जानता है, समझता है। तो ऐसे में माने कि अब बांग्लादेश में आतंकियों का गढ़ बनने की जो तैयारी है वो बहुत जोर शोर से चल रही है। देखिए, शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए ये पाकिस्तान की आईएसआई ने बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया और कट्टरपंथ के दो हिस्से हैं। एक तो उनके जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, जो पब्लिक में अपने भाषण देकर के पब्लिक को अपने हित में अपने पास में करते हैं, और दूसरे जो आतंकवादी जो लोगों पे हमला करके डर फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं। तो इसलिए जो भी ये इस वक्त बांग्लादेश में हुआ है, शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया है, उसके पीछे बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा दे करके उनको उसके इस्लाम के विरुद्ध दिखा करके उनको सत्ता से हटाया गया है। और अब पूरे बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह ही मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दे करके वहां पर ऐसी सरकार चुनने का इरादा है जो कि वहां पर कट्टरपंथ को पूरे टाइम बढ़ावा देती रहे। और जिस तरह से पाकिस्तान आज इस गलत रास्तों पर पड़ करके बर्बाद हुआ है, वही हाल आगे चल के बांग्लादेश का भी होने वाला है। क्योंकि इस तरह के माहौल में औद्योगिक विकास तो होता नहीं है, उसके देश की कोई तरक्की नहीं होती है। और खाली जिस तरह के जो माहौल पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान आज जो पैसे के लिए और खाने के लिए तरस रहा है,
वही हाल अब बांग्लादेश में होने जा रहा है। बांग्लादेश में ऑलरेडी फूड के स्टॉक कितने कम हो चुके हैं और ये सब अभी एक तरह की पहले से पिक्चर दिखाई जा रही है कि ये हाल होने बांग्लादेश का होने वाला है। और जी। जो अभी जो जिनको जेल भेजा गया है, ऐसे लोग ही कट्टरपंथ के स्पोक्स पर्सन होते हैं, उनका माउथ होते हैं जो बोलते हैं उनकी तरफ से, और इस तरह से पब्लिक को अपने रास्तों पर लाते हैं। जी, यूके देवनाथ सर, इस बात को बताइएगा क्योंकि अभी उस्मान हादी की हत्या, उसके बाद में जबरदस्त हिंसा, और ये अतौर रहमान की जो हम बात कर रहे हैं, या इसके अलावे हम उस्मान हादी के भाई की बात कर ले, या फिर इसके अलावे कई और ऐसे नाम जो है धीरे धीरे करके सामने आ जाएंगे। ये सब वो हैं जो यूनुस को भी समर्थन करते हैं, मतलब दबे जुबान में कभी यूनुस का भी समर्थन किया। ये जो जेंजीज उतरे हुए थे, फिर उसके बाद कट्टरपंथी की सोच में सब कुछ तब्दील हो गया, इन सबको समर्थन और इन सबको बरगलाने का ये काम, आप किस तरह से बांग्लादेश के भविष्य को अब आगे देख रहे हैं? पिछले साल जुलाई के महीने में जब बांग्लादेश में अनरेस्ट चालू हुआ, चारों तरफ सांप्रदायिक तरीके से दंगे चालू हो गए, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया और भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दिया गया, जिसके फलस्वरूप जुलाई के पूरे महीने उपद्रवी गुंडई एलिमेंट सड़कों पर आ गए। इन उपद्रवियों में, गुंडई एलिमेंट में सबसे ज्यादा जो लोग थे वो थे अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप्स जो कि अलग अलग मुस्लिम, कट्टरपंथी मुस्लिम पार्टियों से एफिलेटेड थे। इसी तरह से जो गुंडई एलिमेंट्स यानी दंगाई जो सड़क पर थे, जो कि सरकारी अफसरों के घर जला रहे थे, जो कि जजेस और जस्टिस के घर जला रहे थे, और फाइनली पत्थर फेंकते फेंकते शेख हसीना के घर में घुस गए। ज़्यादातर जो थे ये जो लुम्पेन एलिमेंट्स होते हैं जमाते इस्लामी के, बेसिकली गुंडाई एलिमेंट्स वो थे। अब इस कंफ्यूजन के बीच में 5 अगस्त को शेख हसीना को छोड़ना पड़ा और उसके तुरंत बाद मोहम्मद यूनुस को पैराशूट के द्वारा अमेरिका ने, पाकिस्तान की मदद से पैराशूट के द्वारा अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को ढाका में उतार दिया। ये कहानी पिछले साल से लेके अब तक रिपीट हो रही है बांग्लादेश में बार बार। बांग्लादेश में 12 फरवरी को इलेक्शन है। इन सबको मालूम है कि इलेक्शन जीतने का एक ही तरीका है, वोट बटोरो, भारत निंदा करते हुए। इन सबको मालूम है कि वोट बटोरो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हुए। बांग्लादेश में फिलहाल हालत ऐसी है कि ये सब दंगे फसाद, हिंदुओं पर हमले 12 फरवरी तक चलते रहेंगे, जब तक कि चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते। उसके तुरंत बाद जितने एक्सपर्ट हैं सबका ये मानना है, खासतौर से जो सोशलिस्ट हैं या जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, सबका मानना है कि बीएनपी पावर में आ रही है। 12 फरवरी के बाद सब कुछ नियर नॉर्मल हो जाएगा, दंगे फसाद बंद हो जाएंगे, हिंदू विरोधी घटनाओं में कमी आएगी, घटनाएं होती रहेंगी, कमी आएगी। भारत विरोधी जो भावनाएं हैं उनको उसमें भी कमी आ जाएगी, लेकिन वो उनको बीच बीच में थोड़ा सा हवा देंगे। तो ये बीएनपी पावर में आते ही उनका मुख्य काम कवायद के तौर पर हम देखें, जी किरण जी, ये जो कमी आएगी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, आगे की आने वाले दिनों में भारत विरोधी, हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, ये सब कम होंगे, इसी के कवायद में ये गिरफ्तारी हुई है। बांग्लादेश में हो ये रहा है कि आर्मी अभी तक बैरक्स में है। आर्मी सिर्फ जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करती है तो सड़कों पर आती है। वहां पुलिस का मोराल बहुत लो है। लोग पुलिस के कांस्टेबल्स को, इंस्पेक्टर्स को और एसएचओ को घर में घुस के मार रहे हैं, ऑफिस पे हम पुलिस चौकियों पे हमला कर रहे हैं। ऐसी हालत में बीच बीच में पुलिस, बांग्लादेश की गृह मंत्रालय कुछ करेक्टिव स्टेप्स लेने की कोशिश कर रही है। अभी जो हिंदुओं की हत्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छी बात है कि पुलिस ने इन तीनों मामले में एफआईआर दायर किया है और इन तीनों मामलों में एक एक करके, दो करके कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब वहां पर देखिए, ये समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। उस्मान हादी को क्यों मारा, बहुत क्लियर है, क्योंकि उस्मान हादी बहुत छोटा खिलाड़ी था। वो ढाका में 6 या 7 जगह से अपने कैंडिडेट
कर रहा था। लेकिन सर उसकी उस्मान पकड़ हादी की अपनी जबरदस्त कोई थी ना, पॉलिटिकल उसकी पार्टी नहीं पकड़ है, जबरदस्त लेकिन थी। शेख उसके हसीना जो के कैंडिडेट खिलाफ हैं वो जितने जमाते भी जो इस्लामी ये के लोग वोट काट उतरे रहे थे हैं। सड़कों पर, मुझे लग रहा है कि उसी के आह्वान पर उतरे थे। और उसकी मौत के बाद जिस तरह की हिंसा फैली और सड़कों पर उतरे, यूनुस को धमकी दी, चेतावनी दे डाली, तो मुझे लग रहा है उस्मान हादी भले ही छोटा हो लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा था यूनुस के लिए। इस पे 30 सेकंड्स में जवाब दीजिए, फिर मैं संजीव सर के पास जाऊंगी। हाँ, हो ये रहा है कि जो वहां पर एनसीपी है बहुत छुटभैया है। अभी हाल ही में गठित पार्टी है, फरवरी में उनका गठन हुआ था। जमीनी पकड़ बहुत कम है। जहां तक जमाते इस्लामी की बात है, जमीन पे पकड़ अच्छी है। पिछले इलेक्शन में उनको 8% वोट मिले थे, जितने रूढ़ीवादी, कट्टरवादी और धार्मिक अंधता वाले लोग हैं फॉलो करते हैं। अब तीसरा कौन है? अलग अलग मुस्लिम छात्र शिविर हैं, अलग अलग मुस्लिम ग्रुप्स हैं, जो कि अलग अलग स्टूडेंट यूनिट हैं, जो कि यूनियंस हैं, जो कि एफिलेटेड हैं अलग अलग छोटी छोटी मुस्लिम गुटों से। ये सब जो हैं आपस में वोट काट रही हैं एक दूसरे का। जैसे ही इनको पता लग जाता है कि एनसीपी का कैंडिडेट वहां से खड़ा होगा, जमात के लोग आके उसको गोली मार देते हैं। क्योंकि उनको खतरा कहां से है? इनको खतरा सिर्फ एक पार्टी से है, बीएनपी से। तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बीएनपी के खिलाफ सिर्फ उन्हीं की पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो और बाकी कोई वोट कटुआ ना बने, इसलिए जाके उसको गोली मार देते हैं। ये गोली आपस में एक दूसरे जी को मार रहे हैं, बिल्कुल, उसको एनसीपी गोली वाले और बाकी बात इधर के लोगों को गोली गिरफ्तारी मार भी। रहे हैं। जी बिल्कुल, गिरफ्तारी भी इधर। संजीव सर, इस बात को क्योंकि अभी 3 दिन पहले की अगर मैं बात करूं, जो बांग्लादेश की स्थिति है इसको लेकर के चाइना, रशिया, अमेरिका की तरफ से भी, जो अभी यूके देवनाथ सर ने भी कहा कि किस तरह से अमेरिका जो है उनके कहने पर यूनुस को एक तरह से उतारा भी गया है। शिवदान सर ने भी इस बात का जिक्र किया आपसे कि अभी कुछ दिन पहले ये कहा गया कि भारत के साथ आप अपने रिश्तों को जो है बेहतर करिए, स्थिति को ठीक करिए। क्या इसी के तौर पर उस्मान हादी की हत्या भी हो जाती है? इसी के आधार पर और कवाद में जो है इस अतिउर रहमान को जो गिरफ्तार है वो भी किया जाता है? क्या कुछ आप देख रहे हैं? पर्दे के पीछे का गेम क्या है? देखिए किरण जी, पर्दे के पीछे का जो गेम है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखता है कि साजिशों का जो दौर है वो बांग्लादेश में लगातार जारी है। और बांग्लादेश में ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें हैं, वो और पाकिस्तान का उसमें जो डीप स्टेट है वो पूरी तरीके से अभी भी सक्रिय है। उस्मान हादी की जो हत्या हुई वो भी एक गहरी साजिश का ही परिणाम थी। और जिसको कि लेकर के उस्मान हादी के भाई ओमर हादी ने तो मोहम्मद यूनुस की सरकार के ऊपर ही आरोप लगाए कि ये जो सरकार है इन इलेक्शंस को डिरेल करने की साजिश के तहत ही ये उसने हत्या कराई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो एक गहरी साजिश है इसके बारे में बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जांच की आवश्यकता थी, जैसा कि होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी जो आप जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अताउर रहमान नामक ये जो व्यक्ति है, जिसने कि जो नेशनल सिटीजन पार्टी और अन्य जो वहाँ पर अतिवादी जो गतिविधियां चल रही हैं, आतंकपरस्त गतिविधियां चल रही हैं, उसको ये एक्सपोज करने का कार्य कर रहा था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिर है कि इसी तरीके की जो एक पक्षपातपूर्ण जो एक्शंस हैं वो मोहम्मद यूनुस की सरकार ने डे वन से लिया है। वहीं आप देखिए दूसरी तरफ अवामी लीग को लगातार प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। अवामी लीग को तो इलेक्शंस लड़ने तक की इजाजत नहीं है। अवामी लीग के बारे में कि आप इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हैं, आप अनेक तरीके के आरोप लगा करके उनको वहां के इलेक्शन कमीशन ने बैन ही कर दिया है। तो ये जो पूरी स्थिति है वो इस मोहम्मद यूनुस की सरकार की जो संदिग्ध जो उसकी जो उसका जो चरित्र है उसको एक बार फिर से उजागर करने का ही कार्य कर दिया। अताउर रहमान यदि वहां पर कट्टरपंथियों को एक्सपोज कर रहा था तो ये तो अच्छा कार्य कर रहा था। लेकिन खुद इसकी सोच भी कट्टरपंथी है संजीव सर, इसकी सोच भी कट्टरपंथी है। ये जो लोकतंत्र की बात करते हैं उन मुस्लिमों को भी काफिर कहता है, तो सोचिए हिंदुओं के लिए क्या सोच होगी इसकी, भारत के लिए क्या सोच होगी। नहीं, ये कट्टरपंथी तो है, ये स्वयं में कट्टरपंथी रहा है और ये अनेक तरीके के कट्टरवादी विचारों से ग्रसित है। लेकिन जैसे कि अभी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि इसकी गिरफ्तारी जो की गई है वो इसलिए क्यों अन्य जो एनसीपी जैसी जो पार्टीज हैं और अतिवादी जो पार्टी हैं उनकी वो कलई खोल रहा था। वो जो घर के अंदर ही जो बैठा हुआ जो व्यक्ति अगर जैसे अगर बाहर जाकर के घर के बारे में बातें करना शुरू कर दे तो वो जाहिर है कि कहीं ज्यादा वहां की जो कड़वी सच्चाई है उसको बाहर लाने का काम करेगा। और इस तरीके का जो एक्सपोजर जहां कहीं भी होता है उसको ये जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उसको वो प्रोटेक्ट करने का कार्य
करती है कि ऐसा ना हो पाए। और हमने ये देखा था कि जो अवाम जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश और उससे जुड़ा हुआ जो छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर के ऊपर शेख हसीना ने जो प्रतिबंध लगाए थे, उन प्रतिबंधों को तो उन्होंने हटा लिया मोहम्मद यूनुस की सरकार ने, और सारी स्थितियां ऐसी कर दी कि मोहम्मद यूनुस की और की अवामी लीग जो है इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट न करने पाए। और उनको तो अब शेख हसीना को मौत की सजा भी एक पक्षपातपूर्ण ट्रायल को करके दे दी गई है। लेकिन और साथ ही साथ अभी भी ये दिखता है कि हालांकि ये गिरफ्तारी में ये कहा जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती थी इस तरीके की बातें करने इत्यादि से, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उसने कट्टरपंथियों के ऊपर, जो अतिवादी आतंकपरस्त ताकतों के ऊपर नरमी दिखाई है। अल-कायदा से जुड़े हुए आतंकियों को जेलों से रिहा किया गया है। इस्लामी छात्र शिविर और उससे उसका जो मेन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जमाते इस्लामी बांग्लादेश पर प्रतिबंध हटा लिए गए थे, बहुत पहले हटा लिए गए थे, और आज वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। तो ये बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं उसमें मोहम्मद यूनुस की सरकार का जो चरित्र है हमेशा से संदिग्ध रहा है। और उस्मान हादी की हत्या भी उसी एक गहरी साजिश के तहत की गई है और जिसकी की जांच की आवश्यकता थी, जो कि होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि जो बांग्लादेश में जो इलेक्शंस अगर हो रहे हैं तो ये, और उसमें जाहिर है कि ऐसी पार्टी अगर विजयी होती है जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में जरा कहीं भी अगर उसकी आस्था विश्वास है, जाहिर है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके जो नेता तारिक रहमान है वो समय सबसे अच्छा विकल्प है बांग्लादेश के लोगों के लिए। तो अब देखना होगा कि वो आने वाले दिनों में किस तरीके की पोस्टरिंग करते हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से देखता कि ये जो आने वाले जो दिन है 12 फरवरी के पहले, वो चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं। अनेक तरीके की साजिशें वहां रची जा सकती हैं। ये जो कट्टरपंथी हैं वो बांग्लादेश को के वोटर्स को जो है डिवाइड करने के लिए रिलीजियस लाइंस पर अनेक तरीके की घटनाओं को भी अंजाम दे कर सकते हैं। इसी वजह से बांग्लादेश मुझे लग रहा है यहाँ पर, जी बिल्कुल संजीव सर, मुझे लग रहा है आप ही की बात से कि कट्टरपंथी वर्सेस कट्टरपंथी अब बांग्लादेश के अंदर में ये हो गया है, क्योंकि लोकतंत्र का तो नामो निशान फिलहाल है नहीं। अब ऐसे में कट्टरपंथी वर्सेस कट्टरपंथी है। शिवदान सर, आप भी यही देख रहे हैं बांग्लादेश में कि एक दूसरे की जड़ें काटने की कोशिश में है कि चुनाव कौन जीतेगा, और ऐसे में जमाते इस्लामी को मजबूत करने के लिए तमाम चीजें हैं। जी शिवदान सर, आप जवाब दीजिएगा इसका। कुछ संजीव सर अपनी बात को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जी जल्दी। हाँ, मैं बस मुझे एक पॉइंट में यहाँ पर, क्योंकि आपने ये जो कट्टरपंथी वर्सेस कट्टरपंथी वाला दिखाया है, ये मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस तरीके के संकेत निकल के सामने आ रहे हैं कि जो कट्टरपंथी हैं वही कट्टरपंथियों की कलई खोल रहे हैं और उनके खिलाफ ही वो अगर बयान दे रहे हैं, तो ये अच्छा है, बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि ये जो आपस में ही अगर इनके अंदर भेद पैदा हो गया है, तो ये जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली जो पार्टी है उनके लिए अच्छा है, उनके इलेक्शन प्रोस्पेक्ट के लिए अच्छा है। ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लिए अच्छा है, बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है, मैं ये कहना चाहता हूं। जी शिवदान सर, आप इसी पे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, मैं ये सोचता हूं कि जिन तत्वों के द्वारा मोहम्मद यूनुस पावर में आए थे, वही तत्व जो है अब पूरे बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा ही स्टूडेंट अनरेस्ट बांग्लादेश में शुरू हुआ और उसी के द्वारा ही मोहम्मद यूनुस पावर में आए। अभी ये जो दिखावा किया जा रहा है, ये जो इसको अरेस्ट करके, जो इस नेता को अरेस्ट करके जो अंदर किया गया है, ये केवल दिखावा मात्र है, क्योंकि जैसा कि ये पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ को ये सरकार कंट्रोल में ला रही है, जिससे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सके। मगर ऐसा होने वाला नहीं है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने अपनी जड़ पूरी तरह जमा ली है और ये जो 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, ये केवल मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के हाथों में ही ये चुनाव जाएंगे और मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ही मोस्टली इसमें जीतने की उम्मीद हो रही है। हालांकि बीएनपी का बांग्लादेश में इस वक्त पावर में आना एक पॉजिटिव साइन होगा, पर उसको ये जो कट्टरपंथी हैं, ये अपने द्वारा, अपने एग्जिस्टेंस के द्वारा ये बीएनपी के एग्जिस्टेंस को खत्म करने की इरादा कर रहे हैं। अवामी लीग तो वहां पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अवामी लीग और बीएनपी दो ही मेन पार्टियां भी किस सिचुएशन में भी आ जाए। शिवदान सर, मैं जरा बताइए, दोबारा बताइए कि अवामी लीग जो है वो रिवाइव भी कर ले, वो एक बार फिर से, मतलब पूरी तरह से तो खत्म नहीं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मजबूती की कोशिश हो रही होगी।
इतनी जल्दी शेख हसीना हार मान जाए, उनके पार्टी के लोग हार मान जाए? देखिए, अवामी लीग को वहां की जो सरकार ने उसको इलेक्शन के लिए नाफिट कर दिया है, मतलब वो लीगली इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। उनको डिक्लेयर कर दिया है अनफिट फॉर इलेक्शन। तो इसलिए पार्टी का स्ट्रक्चर है, पार्टी कमजोर नहीं हुई है, मगर उसको लीगली इलेक्शनों में पार्ट नहीं लेने दी जाएगा। इसलिए अवामी लीग जो है, हालांकि उसको इलेक्शन में पार्ट नहीं लेगी, मगर पार्टी का स्ट्रक्चर अभी भी बांग्लादेश में है, और जब भी मौका मिलेगा अवामी लीग दोबारा से अपने उभर के ऊपर आएगी। जी, मैं यूके देवनाथ सर इसी पे चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है कि अवामी लीग का उभर पाना क्या अब थोड़ा मुश्किल हो गया है? जिस तरह से बैन लगा हुआ है, लेकिन अंदर ही खाने कहीं ना कहीं तो वो निर्दलीय लड़ने की भी एक तैयारी तो कर ही रहे होंगे ना, कि अपनी पार्टी को हम वापस से एक तरह से खड़ा करें। तो पार्टी के नाम पर ना सही, निर्दलीय ही सही, हम चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि बाकी और कुछ नहीं है। और आपको भी ये लग रहा है कि जो ये अतिउर रहमान को जो भेजा गया है जेल, ये सिर्फ एक नाटक है? देखिए, जितने बांग्लादेश में पुलिस वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करने वाली एजेंसीज है, जुडिशरी है, उनका मोराल बहुत लो है। लेकिन क्योंकि पश्चिमी देशों से लगातार उनके ऊपर दबाव आ रहा है मोहम्मद यूनुस के ऊपर, तो वो बीच बीच में उनको दिखाना पड़ रहा है कि अभी तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वह काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, और अराजकतावादी तत्वों को, खासतौर से जो आतंकवादी भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। इलेक्शन में अवामी लीग का क्या होगा बहुत क्लियर है। इलेक्शन में अब महज 1 महीना बचा हुआ है, कोई समय नहीं बचा कि अवामी लीग को किसी भी तरह से इस इलेक्शन में उनके पार्टी तले बैनर में इलेक्शन लड़ने दिया जाए। क्या अवामी लीग के जो काडर है, वो कार्यकर्ता हैं, क्या वो बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होंगे इलेक्शन में? अब ऐसा कुछ पाकिस्तान में हुआ था, जब पीटीआई का बैट बल्ला छीन लिया गया, इमरान खान को जेल में भेजा गया, तो पीटीआई के कार्यकर्ता इंडिपेंडेंट हिसाब से लड़े और 96 इंडिपेंडेंट सीटों से वो जीते। सबको मालूम था कि असल में ये पीटीआई के कार्यकर्ता हैं। मैं पश्चिम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा बांग्लादेश में होगा कि अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं वो बतौर इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएं? हुआ यह है कि पिछले 1 साल में हजारों की तादाद में जो अवामी लीग के कार्यकर्ता हैं, इनको पीट पीट के बांग्लादेश से इंडिया में भगा दिया गया है। अगर आप बीएसएफ की इंटेलिजेंस विंग का रिपोर्ट देखें, तो बीएसएफ ने अभी तक पिछले 1 साल में बॉर्डर में करीबन 18,000 लोगों को रोका है, जिसमें से 4,000 लोग यह दावा कर रहे थे कि वह अवामी लीग के कार्यकर्ता हैं, उनके घर को जला दिया गया है, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए वो एक डर का माहौल है। अब बिल्कुल जल्दी से मैं आपसे एक और चीज की, एनसीपी और जमात का क्या आप गठबंधन होते देख रहे हैं क्या? अभी तक एनसीपी और जमात के बीच में कोई गठबंधन के चांसेस नहीं है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे के खिलाफ सेम जगह से कैंडिडेट पिच कर रही हैं। ये पूरी लड़ाई, मारपीट, खून खराबा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ही जगह से एनसीपी भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, वहीं से जमात भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, वहीं से छोटे मोटे जो दूसरे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जैसे उस्मान हादी या दूसरे छात्र ग्रुप हैं, वो अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। इनमें आपस में सिर फुटबल हो रही है कि सब लोग मिलकर एक कैंडिडेट खड़ा करो, बीएनपी जो वो मजबूत स्थिति में है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि वक्त की कमी है, संजीव सर के पास भी जाओ। संजीव सर, क्योंकि अब तो बड़ा खुलासा अतिउर रहमान ने कर दिया, यहाँ पर उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आतंकवादियों से जुड़ाव जो है वो बताया उसने, इस बात की जानकारी दी, इस बात का खुलासा किया। अब ऐसे में क्या अमेरिका को, चाइना को, रशिया को, भारत को, और खास तौर से भारत को कुछ स्टेप उठाने की जरूरत होगी? क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा चैलेंज, सबसे ज्यादा दहशत फैलाने की कहीं कोशिश होती है तो वो भारत में होती है। देखिए, भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस पूरे इलेक्शन में जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी जो ताकतें हैं, जो वो एंटी इंडिया रेटोरिक का भी इस्तेमाल वो करने की साजिशें रच रही हैं, और भारत के को जो है टारगेट करके वो वोटर्स का ध्यान और अधिक से अधिक आकृष्ट करने की वो कोशिश करती है। और यहाँ पर मैं एक बात अवश्य करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपके शोज में किरण जी पहले भी कहा है, कि जो भारत का जो प्रेजेंस बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश की चाहे वो सोसाइटी, चाहे वो वहाँ क्या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ पर भारत का जो प्रभाव है वो ओवरवेलमिंग है।
और भारत का जो प्रभाव इतना ज्यादा है कि उसको भारत को एक इशू बना दिया जाता है बांग्लादेश के इलेक्शंस में भी। अन्य साउथ एशिया के राष्ट्रों में भी भारत को एक इशू के तौर पर पेश करते हैं। और अनेक ऐसे जो राष्ट्र हैं वो एंटी इंडिया रेटोरिक का इस्तेमाल करते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। ये जो रेडिकल्स हैं वहाँ के, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये भारत को टारगेट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की साजिशें रच रहे हैं। जैसा कि उस्मान हादी की हत्या के बाद जिस तरीके से भारत के ऊपर ही सारा आरोप मढ़ने की कोशिश की गई कि भारत ने ऐसा कराया है, भारत ने ये किया, भारत ने हत्यारों को छुपा लिया, इत्यादि इत्यादि, जो ऑल बेसलेस फेक एलिगेशंस भारत के ऊपर लगाए गए। हो गया ना सर, रहमान के इस बयान से खुलासा हो गया कि भारत का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, बल्कि खुद वहीं के जमात और यूनुस ये सब मिलकर के इस चीज को करे, एनसीपी के नेता कर। जी 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 जी, ये इसने रहमान ने तो सारा वहां की कलई खोल दी आपस में ही। जो घर का भेदी लंका ढाए जिसको कहते हैं, ये हो घर का ये विभीषण है, जो कि वहां की सारी कलई उसको खोल रहा है। तो ऐसे में तो रावण की हार निश्चित है। ये जो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो घर का भेदी अगर इस तरीके की बातें करना पब्लिक में आके कर रहा है, तो ये जो उनके अंदर जो, माफी चाहूंगी चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन आप तीनों ही हमारे साथ जुड़े, अपना अपना समय आप लोगों ने यहाँ पर दिया और महत्वपूर्ण यहाँ पर बांग्लादेश के भविष्य को लेकर की जानकारी आपने साझा की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद, इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर पाएंगे।